Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today, the date is 23rd February. So let's get started. All right. यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा है रायसेना समिट, ठीक है, हमारे दिल्ली में। यहाँ पर मिस्टर जयशंकर ने एक वर्ड यूज करा है एज अ ब्रिजिंग पावर, इंडिया एज अ ब्रिजिंग पावर। सी यहाँ पे एज अ ब्रिज पावर का मतलब क्या है? दैट मीन्स जैसे हम लोग पहले नैम को फॉलो करते थे, दैट मीन्स हम ना तो कैपिटलिस्ट कैंप को बिलोंग करते थे ना कम्युनिस्ट को, ना हम यूएसए के साथ थे ना यूएसएसआर के। बस उसी का एक डिफरेंट वर्जन समझ लीजिए, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं कह रहे हम नॉन अलाइंड हैं। एग्जैक्टली दिस ब्रिज रेफर हियर एज मल्टी अलाइन। ठीक है, मतलब हम सबके साथ अलाइन होना चाहते हैं। यहाँ पर पहले हमारा स्टैंड था कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं। नाउ वी आर मोर काइंड ऑफ मल्टी अलाइन, कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द इशू हम आपके साथ भी डील करेंगे, हम आपके साथ भी डील करेंगे। एट द सेम टाइम हम ना आपके प्रेशर में आएंगे और ना ही आपके प्रेशर में आएंगे। ना हम रशिया के प्रेशर में आएंगे कि आप आर्म्स यूएसए से इतने ज्यादा इंपोर्ट मत कीजिए, और ना ही हम रशिया यूएसए के प्रेशर में आएंगे कि आप रशिया से एस 400 मिसाइल मत लीजिए, आप रशिया से ऑयल परचेज मत कीजिए, या फिर आप रशिया का जो एग्रेशन है उसको क्रिटिसाइज कीजिए। राइट, लेकिन हम एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं अगर आप दोनों आपस में कोई नेगोशिएशन चाहते हो तो। ओके, अब ये ब्रिज हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट एशिया में इस वक्त जो इशू चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में। वाई? क्योंकि आप कह सकते हो कोल्ड वॉर 2 एक स्टार्ट सी हो गई है, यूएसए अनकंडीशनल सपोर्ट टू इसराइल। राइट, सिमिलरली जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि यूएसए इजराइल पैलेस्टीन के इशू में अगर उसको स्टैंड लेना होगा तो वो इसराइल के साथ ही जाएगा, वो रह सकता है न्यूट्रल, लेकिन इन दी टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट और वॉर यूएसए विल साइड विद इसराइल। सिमिलरली रशिया एंड चाइना, यूएसए जिस कैंप में होगा उसके अपोजिट में ही ये दोनों मिलेंगे। ओके, 99% टाइम दे विल बी इन द अपोजिट। सो अगर कोई एक ब्रिज बच जाता है जिस पे दूसरी कंट्रीज ट्रस्ट कर सकती हैं, जैसा कि यूएई ने भी कहा कि हम ट्रस्ट करते हैं इंडिया पर इस तरह के इश्यूज में। राइट, तो चाहे वो यूक्रेन रशिया के बीच का मैटर हो या फिर यूएस रशिया चाइना के बीच के कन्फ्लिक्ट हो, तो ठीक चाइना इशू क्रिएट करता है हमारे लिए, वो हमें कहीं पे कुछ रहने नहीं देता। वो जहां जाता है वहां हम न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं, दैट इज द इशू। ठीक है, या फिर आज इसराइल पैलेस्टीन में ब्रिज करने की बात हो तो इंडिया इसमें बिल्कुल, ये सही वर्ड यूज इन्होंने किया है कि इंडिया इज ए ब्रिजिंग पावर इन मैनी वेज। और तो राइसिना समिट जो होता है हमारा, उसमें यही सब होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी की यहाँ पर रेड पड़ी क्योंकि इन्होंने एक्सपोज किया था कि एक प्रोजेक्ट था ऑलमोस्ट 2200 करोड़ रुपए का। ठीक है, यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट था, इसको क्लियरेंस नहीं दिया था इन्होंने, एंड ये प्रोजेक्ट लिया था अनिल अंबानी की कंपनी ने, रिलायंस ने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए रिश्वत ऑफर की गई थी 300 करोड़ की। सी, वाइल ही वॉज मेघालय गवर्नर, Mr. Malik alleged corruption in two Jammu Kashmir schemes, including the Hydel project, stating that it ran to 300 crore. Okay. He criticized Modi government on several occasions on issues ranging from 2019 Pulwama attack to alleged corruption in Goa. गोवा में भी इन्होंने कहा था कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो अलग से पैसा मांगते हैं, उनकी वाइफ अलग पैसा मांगती है। जब मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताई तो उन्होंने कहा अभी देखेंगे, हम कुछ मत करो आप। ठीक है, तो अब ये जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है उसके यहाँ रेड पड़े सीबीआई या ईडी की, तो ये कोई नई न्यूज नहीं होती हमारे लिए, ये हम काफी टाइम से देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आजकल आपका द हिंदू में पिछले 3-4 दिन से चीजें कम आ रही हैं रेलेवेंट की, बट इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखा कीजिए। रही बात इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक टाइज की, तो ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं रॉयल नेवी के जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन्होंने कुछ बातें की हैं। बट मैं आपके साथ यूके के साथ पूरा जो हमारा रिलेशनशिप है उसको मेंस 450 में आज या फिर कल में, ओके टुमारो वी विल कवर इट इन डिटेल। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके साथ FTA 2.0 पे सेशन किया था मेंस 450 प्लस में। उसमें मैंने इंडिया यूके के जो FTA नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो FTA के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल हिस्टोरिकली यूके के साथ हमारे किस तरह के रिलेशन हैं और क्या स्कोप है, अभी क्या चैलेंजेस है, ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा।
ओके। नेक्स्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नेवी की इंपॉर्टेंस क्या क्यों है, क्यों कोलैबोरेशन दोनों की भी जरूरी है। क्योंकि देखिए आज वर्ल्ड में सब कुछ हो रहा है डेटा के दम पर, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग हो या कैपिटल फ्लोस हो एक दूसरे कंट्री में, ये सब डेटा की दम पे हो रहा है। और ये डेटा केबल्स कहाँ से जाती हैं? अंडर वाटर। तो एक तो ये रीजन बन जाता है कि हमें अपनी सी को सेफ गार्ड करने की जरूरत है, ठीक है। सब जगह पे आजकल थ्रेट है, फ्रॉम ब्लैक सी, रशिया यूक्रेन, टू रेड सी, हाउदी रेबल, टू साउथ चाइना सी, चाइनीज एग्रेशन। लोकल एक्शंस आर हैविंग ग्लोबल रेमिफिकेशंस। अब कहने को कह सकते हैं कि रेड सी में वहां चल रहा है या ब्लैक सी में चल रहा है, इससे हमें क्या, बट इशू है पूरा ग्लोबली इस पे इसके रेमिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जस्ट अ सेकंड, मैं ये मिटा देता हूँ। अब ब्लैक सी में जो चल रहा है उसमें वर्ल्ड को वरी होने की क्या जरूरत है? देखिए वरी होने की जरूरत ये थी कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं एंड दिस वेस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये काफी हद तक डिपेंड करती थी यूक्रेन एंड रशिया से व्हीट इंपोर्ट पर। और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई थी जब ब्लैक सी पर माइंस बिछा दी गई थी। फिर टर्की ने कुछ नेगोशिएट करवाया बीच में, और फिर इसको ब्लैक ग्रेन डील, जिसको हम ब्लैक ग्रेन डील बोलते हैं, ठीक है, वो करवाया कि एटलीस्ट ग्रेन्स को पास होने दीजिए ब्लैक सी से। फिर भी रशिया ने अपनी माइंस वगैरह यूज करता रहा बीच में, और उसकी वजह से ट्रेड इम्पैक्ट हुआ। तो इसने सीधे सीधे पूरे अफ्रीका और वेस्ट एशिया की फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम में डाल दिया। रही बात रेड सी की, तो ये भी लोकलाइज्ड हाउदी रेबल्स कर रहे हैं एज अ सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन। ओके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से भी पूरे वर्ल्ड का ट्रेड पास होता है इंक्लूडिंग इंडिया का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट की तरह कह सकते हैं हम रेड सी को, ठीक है। तो उसके भी ग्लोबल रेमिफिकेशन हो रहे हैं कि फिर जो ट्रेड जा रहा है एशिया से यूरोप की तरफ, वो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सरकमस्क्राइब करके जा रहा है, नहीं, पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। तो उस वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ठीक है, फ्लाइट चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं, उन उन पे मिलने वाला इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है? तो अल्टीमेटली यूरोप में जाने वाले पूरे सामान पे महंगा होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वहां, राइट। तो कोई भी लोकलाइज एक्शन हो, चाहे वो ब्लैक सी में हो, रेड सी में हो, बट दे आर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फूड। अब हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करा यूएस और यूके ने, विच इज नोन एज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। बट अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, फ्रांस, इटली, जापान, ये सब तो यूएस के क्लोज अलाइज है ना, बट इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया इसमें। सिर्फ यूएस और यूके ही मोस्टली यहाँ पर पूरा ऑपरेशन ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं किया। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट कमर्शियल शिपिंग इन द रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। हाउ द अटैक्स आर इंडिस्क्रिमिनेट, हाउ दिस आर रिस्किंग द स्टेबिलिटी। इन 22 रशिया ने जब लॉन्च किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन प्लान टू सराउंड द कीव विद इन 3 days। उसका गोल क्या था कि हम 3 दिन में कीव यानी उनकी कैपिटल को सराउंड कर लेंगे, वी विल ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट विद इन ए वीक एंड सब्जुगेट मोस्ट ऑफ द कंट्री इन लेस देन ए मंथ। बट ये सारे ऑब्जेक्टिव में रशिया फेल हो गया। इसीलिए आजकल वॉर वॉर इजी नहीं है। आप एक बार उसमें फंस तो जाओ, घुस तो जाओगे, लेकिन निकलना आसान नहीं होता है। यूके हैज सपोर्टेड यूक्रेन कंटिन्यूअसली, मिलिट्री, ह्यूमैनिटेरियन, फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ दिया है उसने। द रैपिड डीपनिंग ऑफ यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप, ये भी मैं आपके साथ मेंस 450 में ही कवर कर लूंगा, हम सब एंगल से कवर करेंगे, ठीक है। जो भी हेल्थ के भी हमने काफी सारे इनिशिएटिव साथ में कर रहे हैं हम लोग, डिफेंस में कर रहे हैं, वो सब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिफेंस की जब बात आती है तो हमें सिर्फ बायर सप्लाई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। The rule-based international order has kept pace for decades, and it is incumbent on us as like-minded proponents of peace and prosperity continue to advocate for it। ठीक है, तो अभी इसको हम डिटेल में भी देखेंगे मेन सेशन में। द नेक्स्ट फ्रंटियर, एक टाइम पे माना जाता था कि स्पेस शुड बी द लास्ट फ्रंटियर, क्योंकि जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी यूके, यूएसए, रशिया और यूएसएसआर में, तो माना जाता था कि स्पेस में अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, दैट मीन्स आपने एक लास्ट फ्रंटियर अचीव कर लिया है जहां पे आप अपनी पावर शो कर सकते हो। बट अब ऐसा नहीं रहा। अब स्पेस सिर्फ एक नेक्स्ट या कह सकते हो अनदर फ्रंटियर बन के रह गया, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल लेवल पर। आजकल आप लोग कमर्शियल सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती है इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, राइट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमिट के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू। जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी है, आजकल सैटेलाइट वेपन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमने भी किया था मिशन शक्ति। ये हमारा जो मिशन शक्ति हमने किया था वो यही था, एंटी सैटेलाइट वेपन ही टेस्ट किया था हमने भी। ओके, तो फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, रिस्क एंडेवर माना जाता है। एंड मोस्टली यहाँ पर सिर्फ नेशनल एजेंसी यानी कि जो इसरो, नासा जैसी जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वही उन्हीं के लिए फायदेमंद माना जाता था कि यही लोग इतना इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि रिस्क बहुत है।
ओके, प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी इसमें। लेकिन अब ये सब चेंज हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट, ऑगमेंट और लीड द वे बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेटिंग रैपिडली। अब देखिए तीनों वर्ड पे फोकस कीजिए, कॉम्प्लीमेंट करना, ऑगमेंट करना, ठीक है, इसके बाद इनोवेट करना। अब जरा स्पेस एक्स के कंटेक्स्ट में इसको समझिए। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की एजेंसी है, राइट, हम जानते हैं। स्पेस एक्स को अब नासा के जो सप्लाईज वगैरह भेजे जाते हैं ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है, वो स्पेस एक्स लॉन्च करके देता है नासा को, ठीक है, इसके इसके रॉकेट्स के थ्रू यूज किए जाते हैं ये सब, राइट। यानी नासा पैसे देगा स्पेस एक्स को कि आप हमारे ये जो हमें सप्लाईज भेजने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ने, वो स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी करती है नासा के थ्रू, राइट। उसी तरीके से स्पेस एक्स ने इनोवेटिव वे में भी एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, जो बिल्कुल वर्टिकली लिफ्ट होगा, जाएगा, अपना काम करेगा, सैटेलाइट्स वगैरह प्लेस करेगा और नीचे आएगा वापस, और एज इट इज खड़ा हो जाएगा वापस रीयूज करने के लिए। जबकि अधिकतर पहले क्या होता था, और हमारे यहाँ तो अभी भी हमारे पीएसएलवी वगैरह जो भी है ये सब वन टाइम यूज बन के रह गए, ठीक है। बट स्पेस एक्स ने ये टेक्नोलॉजी अचीव की कि उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया, ठीक है। तो ये आपकी स्पेस स्पेस एजेंसी को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इनोवेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा टर्म था हमारा कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को। तो हाँ बिल्कुल, कल ही हमने देखा था कि इंडोनेशिया की कोई सैटेलाइट थी जिसको चाइना ने लॉन्च करने की कोशिश की थी। अधिकतर चाइना ही करता है सैटेलाइट लॉन्च, लेकिन वो फेल हो गया था इस बार। तो फिर वो सारा कॉन्ट्रैक्ट निकल के कहाँ चला गया, स्पेस एक्स के पास, ठीक है। इंडोनेशिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट फिर पूरा अचीव स्पेस एक्स को दे दिया, ठीक है। और स्पेस एक्स अब काफी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है इंडोनेशिया की। हम उसके नेबर हैं, हम बात करते हैं कि हम रीजनल लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाए वो कॉन्ट्रैक्ट। पहले चाइना कर रहा था, अब एक प्राइवेट एजेंसी कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, राइट। तो ये तीनों चीज प्राइवेट सेक्टर आपकी तीनों चीज अचीव करके देता है आपको, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, आपको कमर्शियल बेनिफिट भी देगा और आपको इनोवेट भी करके देगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक वर्ड को समझना जरूरी हो जाता है। इंडिया ने भी प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, ठीक है। हमने रिलीज की अपनी पहली जियो स्पेशल गाइडलाइंस। अब देखिए ये जो गाइडलाइंस है ना, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मंथली मैगजीन्स या पीटी वगैरह में आएंगी, बट प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। आपसे मेंस में भी एज अ फॉर्डर मटेरियल ही यूज करते हो कि हमने ये गाइडलाइंस वगैरह इशू की है जिससे हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। एक आध पॉइंट मेंशन कर भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि एक एफिशिएंसी लाई जाए सिस्टम में, प्राइवेट आए, कंपटीशन आए। एंड लेटर इंडियन स्पेस पॉलिसी भी हमने लॉन्च की, क्रिएटिंग दी इन स्पेस, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमने, एंड हमने पास किया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट में देखोगे मिल जाएगा। ओके, अब हमने कल ही ये न्यूज थी, हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दी है इसमें इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, system, subsystem for satellites, ground segment and user segment, and up to 7%, 74% FDI allow की है satellite manufacturing, operation and data products, and up to 49% in launch vehicle। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 49% in launch vehicle, क्योंकि हमारे लॉन्च व्हीकल अच्छे हैं, पीएसएलवी है, अब हमारे पास जीएसएलवी मार्क 3 है जिसको हम एलबीएम मार्क 3 कहते हैं, ये सब अच्छे हैं हमें। लेकिन हमें भी उसी टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चाहिए जो रीयूजेबल हो, ठीक है, जैसा कि उसने बनाया है स्पेस एक्स ने। हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा डोंट फॉरगेट हम लोग एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना रहे हैं, ताकि जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको कम से कम कॉस्ट में लॉन्च किया जा सके, और ये बड़े बड़े जी एज पीएसएलवी जैसे रॉकेट यूज ना करना पड़े। कम कॉस्ट में अगर हम लॉन्च कर पाएंगे तो हमारे पास और ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे और ज्यादा लॉन्चिंग के ऑफर आएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे जो नेबर्स हैं इंडोनेशिया जैसे, इनकी जरूरत को हम लोग कैटर कर सकते हैं, राइट। तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे हम वर्क कर रहे हैं, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें एफडीआई ओपन करना 49% तक की वो अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फंडिंग जरूरी होती है स्पेस सेक्टर में, रिस्क ज्यादा है तो फंड भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो फंडिंग भी आएगी और साथ में टेक्नोलॉजी भी आएगी, राइट। और सब्सटेंशियल एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, आई होप आपको अब तक पता होगा। No, we also need to develop the foreign ties to catch up with China's more advanced position. Against this extended backdrop, new investment can add to India's space economy by improving startup access to talent and capital, effecting a better balance between the upstream and downstream opportunities versus the current skew in favor of former, क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादा फंडिंग वगैरह देते हैं वो अपस्ट्रीम साइड पे ज्यादा देते हैं, बूस्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंप्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बाकी स्पेस एंड प्राइवेट सेक्टर हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे जब टाइम मिलेगा।
अभी सिर्फ ये जानते चलिए थी, कल एक न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, आज एक न्यूज़ है। जैसे चीज़ें आएँगी हम उनको और बेटर जानेंगे। अग्निवीर स्कीम। अब अग्निवीर में अभी तक हमने काफ़ी सारे एंगल्स जाने। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल था नेपाल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि गोरखा जैसे जवान आप नहीं खो सकते, वो वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। यूके आज भी उनको रिक्रूट करता है। जर्मन एक टाइम पे था वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब उसने कहा था कि ये जवान मेरे पास होने चाहिए थे। सिमिलरली रशिया यूक्रेन ने भी ऑफर दे रखा है इन लोगों को कि हमारी साइड से लड़िए, और वो लड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी करीब 36,000 गोरखा जवान हमारी आर्मी में। बट ये अग्निवीर आने के बाद से रिक्रूटमेंट रुका हुआ है इनका, वो लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। ठीक है। अग्निवीर के बारे में आप जानते होंगे कि अगर 100 बच्चों का बैच इकट्ठा किया गया है तो उसमें से 25 को परमानेंट किया जाएगा, बाद में 75 विल बी सेंट बैक होम। ठीक है, ये सिर्फ परमानेंट होंगे। अब इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग इज कि सपोज ये अपनी ट्रेनिंग कर ली इन्होंने 1 साल की, उसके बाद ये लोग अलग अलग यूनिट में चले गए सर्विस करने। अब वहां बताइए, वहां पे एक होंगे परमानेंट जवान, ठीक है, दूसरी तरफ होंगे ये अग्निवीर जवान। इनकी सैलरी पे वगैरह उसमें मैंने आपके साथ डिफरेंस वो क्रिएट किया था, ठीक है। परमानेंट वाले को तो उसी कंडीशन में सर्व करने के 45,000 मिलेंगे, यहाँ पे आपको 21,000 मिलेंगे। नहीं तो ये तो चलो ठीक है, ये छोटी बातें हैं, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं। बट मेन चीज है, क्या उस वक्त जब दोनों सेम कंडीशन में वर्क कर रहे होंगे तो क्या इन दोनों का मोटिवेशन सेम होगा? क्या इन दोनों का मोटिवेशन सेम होगा? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रेज इन दिस आर्टिकल। सेकेंड, अग्निवीर में 75% घर जाएंगे, 25% परमानेंट होंगे। right? तो हम लोग क्या कहते हैं कि आर्मी कैसे फंक्शन कर सकती है? यूनिटी पर, ठीक है, ट्रस्ट पे एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये एक कंपटीशन डेवलप नहीं कर दिया आपने अग्निवीर बच्चों में? एवरीवन विल ट्राई टू आउटपेस ईच अदर, ठीक है, सबको अपना अपना नाम बनाने की कोशिश होगी कि अगर मान लो कहीं बैटल चल रही है, वॉर चल रही है, तो एवरीवन वुड ट्राई कि मैं नोटिस में आऊं। ओके, तो क्या ये दो फैक्टर जो हैं, क्या ये आर्मी की यूनिटी, ट्रस्ट और उसमें आया जो कंपटीशन, क्या इसको अफेक्ट नहीं करेंगे? वहां तो आपको ट्रस्ट चाहिए ना, कि पूरी यूनिट का हर जवान एक दूसरे पर ट्रस्ट करे, एक दूसरे के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करे। बट आपने तो कंपटीशन कर दिया कि यार कहीं पे कोई अगर हुआ है, अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं बना तो फिर आप परमानेंट नहीं हो पाओगे। Okay, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने आर्टिकल में रेज करें। जून 14 22 में ये स्कीम आई थी। 75% विल लीव द सर्विस इन 4 years, 25% विल बी अलाउड टू कंटिन्यू। हालांकि अभी बोला जा रहा है कि शायद रिटेंशन 50% तक कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब 25 को बढ़ाकर 50% कर सकती है। लेट्स सी। ओके, वेटरन कम्युनिटी ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया था। आई होप आपको नेपाल वाला एंगल याद होगा, मैं दोबारा उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपने पहले वो सेशन नहीं देखा है तो आप मुझे बता देना, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में वो अग्निवीर का नेपाल एंगल जरूर डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे फॉरेन रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चाइना एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही गुरखा जवान अगर चाइना में रिक्रूट होने लगे तो, एंड जस्ट जस्ट थिंक कि एक गुरखा ये जवान आपका 4 साल इंडियन आर्मी में सर्व करके गया, एक्सपीरियंस है उसको पूरा, इंडिया की हर एक कंडीशन, हर एक पोस्ट, सबका एक्सपीरियंस ले चुका है 3 4 साल। अगर कल को इसको वॉर हो जाए और चाइना या पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री ऑफर कर दे हमारी साइड से लड़ो, फिर क्या होगा? सीरियस सीरियस कंसर्न है यार। The initial feedback on Agniveer from the unit in terms of motivation level, intelligence, physical standards is by and large positive. However, it is too early to say. Okay, अभी initial feedback जो है वो ज़्यादा नहीं कह सकते कि फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब ट्रेनिंग उतनी अच्छी ही होगी इनकी भी जितनी की परमानेंट वालों की होती है। अब यहाँ पे यूनिट वाइज कमांडर विल हैव टू फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एसिमिलेशन ऑफ अग्निवीर्स इनटू द यूनिट फैब्रिक एंड एंश्योर दैट दे आर मोल्डेड इनटू बिकमिंग इफेक्टिव टीम प्लेयर्स। ये साइकोलॉजिकली, ये अग्निवीर जो आएगा, इसको आप कैसे मोल्ड करोगे अपनी यूनिट में? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, आप उनके साथ यूनिट में होगे जो परमानेंट हैं, और एक तरफ आप हो, क्या वो मोटिवेशन लेवल सेम होगा? क्या वो साइकोलॉजी सेम होगी दोनों की या नहीं? तो ये इंश्योर करना किसका काम हो जाएगा? यूनिट कमांडर का। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट हो रशिया यूक्रेन का, सेटबैक बाय इसराइल डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, इन इन दोनों कन्फ्लिक्ट ने एक चीज तो बता दी है कि ये जो टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काउंटर मेजर, ठीक है, इनकी एक लिमिटेशन है। अल्टीमेटली आपको ह्यूमंस की जरूरत पड़नी ही है, आप टेक्नोलॉजी पे हद से ज्यादा रिलाई नहीं करते। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती तो रशिया और इसराइल को जीतने में इतना वक्त नहीं लगता, बट उनको लग रहा है। The human element and the conventional methods of combat shall outlive the modern technology which can only complement the age old method and tactics। ठीक है, जो ह्यूमन टैक्टिक्स हैं, जो ह्यूमन मेथड्स हैं, इनको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर सकती है टेक्नोलॉजी, रिप्लेस नहीं कर सकती। अग्निवीर possess a better technical threshold should not make the leaders complacent। तो अब बस ये सोचना ठीक नहीं है कि सब यंग जवान लड़के आ रहे हैं 17 से 21 साल के, तो ये टेक्नोलॉजिकली मोर साउंड होंगे, इतना भी इजी नहीं होगा।
Given the average annual members of not more than 40 to 45 Agniveer being inducted in a unit in a year, the unit level implications of a well-groomed human element is likely to show only after some time. ठीक है, ये जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है स्ट्रेटेजी को लेकर, प्लानिंग को लेकर, ये सिर्फ 4 साल में नहीं बन पाएगी. इट टेक्स टाइम. ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट जरूरी है, चाहे आप कितना भी अच्छी टेक्नोलॉजीज ले लो. On the issue of competition, now this is the point: competition for retention versus rejection. Agniveers would try to outdo each other. Okay, now this goes contrary to the goal of developing unit cohesion. ये cohesion के against जाएगा. Okay, now this will be a challenge to arrest any germination of an undesired personality trait. So introducing a test of psychology as part of recruitment process, ये consider करना चाहिए इनके according. Okay, आगे चलते हैं. यहाँ पर रीजनल बेंचेस क्या बनानी चाहिए इंडिया को नहीं. तो अब ये दो जजेस के अलग अलग पॉइंट लिए गए, आप इस सब में मत जाइए, बट इन्होंने भी हाँ वही बात कही है कि हमें जरूरत है फ्रांस की तरह, हमें भी सेपरेट कोर्ट की जरूरत है. एक होना चाहिए कोर्ट ऑफ अपील और एक होना चाहिए कोर्ट ऑफ कैसेशन. राइट, हमारी भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था, मैंने भी आपको बताया था पिछले डिस्कशन में कि सुप्रीम कोर्ट की दो बाइफर्केशन करना चाहिए इसका, एक कोर्ट ऑफ अपील में और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को जल्दी सुने, ये नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड 5 साल 6 साल चल चुकी है उसके बाद जाके आप उसको अवॉइड कर रहे हो. कई इलेक्शन हो चुके हैं इन 5-6 साल में, स्टेट के, सेंटर के. राइट, आपको इतना लेट आपने जाके इस केस को हैंडल किया क्यों? क्योंकि आप अपील वाले केसेस में फंसे हुए थे. मेजोरिटी केस तो यही आते हैं, हाई कोर्ट में कुछ हुआ, अपील कर दी. राइट, तो ये फ्रांस में है और हमें भी यही करना चाहिए. इट शुड हियर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. दिस शुड हियर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. तो यही बात है जो मैंने भी आपको बताई थी और यहाँ भी वही है. ठीक है, हमें सुप्रीम कोर्ट का बाइफर्केशन करना चाहिए, दिस इज वन पॉइंट. और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस बनानी चाहिए. ये आपको अपने वे फॉरवर्ड में लिखने होंगे बस, जुडिशियल रिफॉर्म की जब बात हो. ठीक है, मुंबई हो, मैड्रास हो, कोलकाता हो, इसकी वो बनानी होंगी रीजनल बेंचेस. लेकिन जो जजेस हैं वो उतना ज्यादा उसको अभी तक अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उनका ये कहना है कि यार ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही प्रॉब्लम आ जाएंगी. और मोस्टली इसका जो अपोजिशन आता है वो आता है लॉयर से. क्योंकि सब कहलाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूं मैं. तो फिर आप रीजनल बेंचेस के लॉयर्स की क्या वो वैल्यू होगी जो दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की होगी? ठीक है, तो इस तरह की छुटपुट कुछ बातें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नो, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट विटनेस 31% इंक्रीज इन डिस्पोजेबल ऑफ केसेस. उसके बाद भी 80,000 केसेस आर करेंटली पेंडिंग एडजुडिकेशन, आउट ऑफ विच 60,000 केसेस आर सिविल केसेस. The establishment of regional benches will increase the number of judges as well as lawyers, resulting in much needed boost to our judicial system. ठीक है, तो ये करना जरूरी है. दूसरा, फ्रांस का एग्जाम्पल आप देंगे कि हमें भी बाइफर्केशन करना चाहिए ताकि दिस कोर्ट शुड एडजुकेट अपॉन अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और कुछ कोर्ट होंगे जो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनेंगे. ठीक है, कुछ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुनेंगे, कुछ अपील वाले केसेस को सुनेंगे. राइट, ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट पे और बर्डन भी उन्होंने ले रखा है अपने ऊपर कि दे आर ओवर बर्डन विद मैटर्स लाइक ट्रांसफर, पेटिशंस, आर्बिट्रल अपील एंड सो ऑन. ठीक है, अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, ट्रांसफर्स भी यही डिसाइड करते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर बर्डन रहते हैं. फिर तो यहाँ से ये दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, रीजनल बेंचेस एंड सुप्रीम कोर्ट का बाइफर्केशन. आगे चलते हैं, ये सब आप मत पढ़िए, ये सब हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. हाँ, अब मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये जो इंटरपोल है ना, इसके ये जो नोटिस होते हैं अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 6-7 तरह के होते हैं, बट ये दो जो है ना, इनमें सबसे ज्यादा चांस है कि आपसे क्वेश्चन आएगा. और इस आर्टिकल में आपको ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे जो इन जनरल आपको नहीं पता होंगे, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रीलिम्स का. सही, पहले इंटरपोल के बारे में जानते हैं. इंटरपोल 194 मेंबर्स हैं इसके. मोस्टली काम करता है अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू कॉम्बेट द ट्रांसनेशनल क्राइम. लाइक अगर इंडिया से कोई पैसे लेके भागा से नीरव मोदी, तो फिर इंटरपोल के थ्रू हम लोग उस पर एक नोटिस इशू करवाएंगे ताकि जो दूसरी कंट्री जिसमें वो जाएगा वहां पे उसको अरेस्ट किया जा सके. राइट, हालांकि कंसर्न ये है कि इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं इनका मिसयूज किया जा रहा है, especially with respect to blue collar notice which are less scrutinized than their red corner notice. तो हमें ये ब्लू और रेड में फर्क जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए. Critics argue that countries often exploit existing protocols to target political refugees and dissidents. ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा मिसयूज करा है पुतिन ने, अपने सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के थ्रू वो नोटिस इशू करवा देता था.
Okay. Now, question remains about striking a balance between facilitating police cooperation and preventing the misuse of the powerful tool. तो हमें इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। पहले जानते हैं कि नोटिस किस किस टाइप के होते हैं। 7 टाइप के होते हैं। Okay. जो ब्लू वाला है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी नोटिस। इट अलाउज पुलिस फोर्सेज इन मेंबर स्टेट्स टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, लेकिन थोड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अबाउट पर्सन क्रिमिनल रिकॉर्ड या लोकेशन या उसकी आइडेंटिटी के बारे में। जैसे एक ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट नित्यानंद, जिसने कैलासा नाम का एक अलग ही देश बना रखा है। रेड कॉर्नर क्या है? द रेड कॉर्नर नोटिस इशूड बाय ए मेंबर स्टेट टू अरेस्ट और वांटेड क्रिमिनल थ्रू एक्सट्रेडिशन, ठीक है। वहां पर ब्लू में आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। क्या इस आदमी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है पहले से, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसके, ये कहाँ हो सकता है इस वक्त, इसकी लोकेशन वगैरह, ये सब, ठीक है। लेकिन रेड कॉर्नर में आप सीधे ऑर्डर दे रहे हो कि प्लीज इसको अरेस्ट कीजिए, ठीक है, वी वांट दिस पर्सन। इसके अरेस्ट के लिए आप नोटिस निकाल रहे हो, या आप कह रहे हो कि अगर आप इसको अरेस्ट कर लो तो एक्स्ट्राडिट कीजिए, यानी कि उसको फिर इंडिया भेजिए अरेस्ट करके। Such notices are issued against the person wanted by national jurisdiction for prosecution or to serve a sentence based on an arrest warrant or a court decision. Right? Interpol acts even on the request of a country where the alleged crime has been committed. अब हो सकता है कि ये आदमी जो है उसने क्राइम किसी और कंट्री में किया है, लेकिन वो है हमारे इंडिया का, तो वो कंट्री जहां पर इसने क्राइम किया ना, वो भी इशू कर सकती है इसके अगेंस्ट। While blue corner notices are issued prior to filing of criminal charge, okay, जबकि रेड इशू किया जाता है आफ्टर द क्रिमिनल कन्विक्शन। ये फर्क है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के लिए याद रखिएगा। ब्लू कॉलर में पहले इशू करूंगा ना कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी लोकेशन वगैरह बताइए, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो बताइए। जबकि रेड इशू किया जाएगा कि इसको मेरे यहाँ सजा हो चुकी है, इसको आप अरेस्ट कीजिए अगर ये आपको कहीं मिलता है तो। जैसे दाऊद इब्राहिम, वो तो हमारे यहाँ कन्विक्टेड ही है कई केस में, ठीक है, तो लेकिन वो नहीं मिल रहा है हमें, तो उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर इशू किया जा सकता है। However, Interpol cannot compel law enforcement authorities in any country to arrest the subject of a red corner notice, as the exercise of such power is entirely discretionary. Now, this is the point. ठीक है, ये जो दो पॉइंट हैं ये आपको प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट मिल सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने नोटिस इशू कर दिया तो इंटर पुलिस वहां की लोकल पुलिस को कंपेल करेगी कि अरेस्ट कीजिए इसको, नहीं करना उनको, राइट। 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था अगेंस्ट नीरव मोदी, ठीक है, जो भागा था पंजाब नेशनल बैंक के पैसे लेकर, बट इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया की रिक्वेस्ट, ये कहकर कि सॉरी उस टाइम नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब हमने गुरप्रबंध पन्नू के खिलाफ इशू किया, ठीक है, तो यहां पर इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दी थी हमारी रिक्वेस्ट, ये कहकर कि उनके पास पन्नू के खिलाफ कोई ज्यादा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया इंडिया कि हम उसके खिलाफ कोई नोटिस इशू करें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन आ गया था यहाँ पे। ओके, नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस निकाला तो उसने रेड इशू कर दिया, ठीक, लेकिन जब हमने कहा कि आप पन्नून के खिलाफ कीजिए, ठीक है, ये जो यूएसए में रहता है, तो आपने इशू नहीं किया, आपने कह दिया कि इंडिया इसके खिलाफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया, जबकि होम मिनिस्ट्री जो हमारी है उसने इस आदमी को एज अ टेररिस्ट लिस्ट किया हुआ है, उसके बाद भी आपने नोटिस इशू करने से मना कर दिया, तो ये तो दिखाता है कि आपने पॉलिटिकल एंगल से सोचा। फिर इज द नोटिस प्रोन टू मिसयूज? Although Interpol's constitution explicitly forbids any activities of a political character, activists have accused it of failing to enforce this rule. Russia is responsible for 38% of all public red notices. In response to mounting criticism, Interpol toughened the oversight of its red notice system. The agency data shows that blue notices have roughly doubled in number over the past decade. ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कि हमें इस आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे नोटिस डबल हुए ऑलमोस्ट, ठीक। तो ये अच्छा टॉपिक था, इससे एक एमसीक्यू आपका बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा। अब वो पीटीवीटी में जाओगे ना, वहां पूरा एक वो बस आपको डायग्राम दे देगा पूरे 7 तरह के नोटिसेस का, कि इस कलर का मतलब ये होता है, उस कलर का मतलब वो होता है। आप वो पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन अगर आएगा तो रेड और ब्लू को लेकर ही आएगा, क्योंकि ये न्यूज में आ चुका है। ओके, इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बानियन कैपिटल अल्बानिया, ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ मिलेगा हमें? अल्बानिया हमें मिलेगा जस्ट ग्रीस के ऊपर, ठीक है, ग्रीस के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है।
ये आयोनियन सी है, दिस इज एड्रियाटिक सी एंड दिस इज अल्बानिया, राइट। एक्स, एक्स है ना पहले का ट्विटर। अब देखिए किसान प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो ऐसे कई चैनल्स हैं जो इनकी बातें हाईलाइट करते थे, जैसे एक हंसराज मीना करके एक आदमी है, ठीक है, उनका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। उसी तरीके से एक ट्राइबल आर्मी है, उसका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, और ऐसे कई अकाउंट जो फार्मर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे उनको सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक्स ने आके कहा है कि हमें गवर्नमेंट ने कंपेल किया है टू ब्लॉक द अकाउंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इंडिया हमें धमकी देता है कि हम आपके जो ऑफिसेस हैं उन पर रेड कर देंगे, ठीक है, हम आप पे फाइन इंपोज कर सकते हैं और आपकी जो वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे हमारे ऑर्डर से, ठीक है। तो ये शायद पहली बार हुआ है जब एक्स ने कहा है कि मैं जो कर रहा हूं, और उसने लिटरली जब उसने पोस्ट किया तो उसने ये लिखा है दैट आई डोंट एग्री विद दिस, बट हमें फिर भी करना पड़ रहा है बिकॉज एक गवर्नमेंट जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस कंट्री पे, उसने हमें ये कहा है करने को। Read this. In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone. However, we disagree with these actions and maintain the freedom of expression should extend to these posts. Right? तो ऐसे ऐसा दौर शायद देश ने सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही देखा था, जब आपको कुछ पोस्ट करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगे आपकी बातों में, राइट। सो दिस इज दैट्स व्हाई आई से दिस इज द वर्स्ट फेज वी इंडियंस आर सीइंग। कल मैंने आपके साथ एफआरपी डिस्कस किया था इन डिटेल, ठीक है, उस पे 8% राइज किया था गवर्नमेंट ने, बट फार्मर्स आर अनहैप्पी विद दिस, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा तो हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है जब तक सरकार बाद में, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है प्लस 1 यानी कि शुगर केन, इस पे एफआरपी दी जाती है। कल मैंने समझाया था, आप देखिए अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो ना डेली तो ही चीजें कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं रिपीट चीजें करता हूं तो वो 3-4 दिन बाद करूंगा, वो ये नहीं कि मैंने एफआरपी कल भी डिस्कस किया वो मैं आज भी करूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे आशा वर्कर्स से रिलेटेड है, ओवरवर्कड हैं, अंडरपेड है एंड ऑन द एज ऑफ ब्रेकडाउन। तेलंगाना में हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा इनका, महाराष्ट्र में देखा, इससे रिलेटेड चीजें मैं अभी आपके साथ कवर करूंगा। और दूसरा है यहाँ पर वर्ल्ड रेस टू इरेडिकेट गिनी वॉर्म डिजीज, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ लेकिन अपने तरीके से, नॉट गोइंग थ्रू दिस न्यूज़पेपर। पहले देखते हैं गिनी वॉर्म डिजीज। इंडिया इसको एलिमिनेट कर चुका है, वर्ल्ड भी इसको एलिमिनेट करने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। ग्लोबल एफर्ट्स हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड गिनी वॉर्म डिजीज फ्रॉम ओवर 3.5 मिलियन केसेस इन 1980s to just 6 cases in 2023. Okay, so we are almost nearing the eradication. WHO का डेटा क्या कहता है, 3.5 मिलियन केसेस थे 1980s में, अब सिर्फ 14 केसेस आए 21 में, और इस साल सिर्फ 6 केसेस आए थे 2023 में। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो इंडिया ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है इसको इन 1990s इटसेल्फ। ओके, अब हमने जो एलिमिनेट किया था ना, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई वैक्सीन थी तो हमने उसके थ्रू एलिमिनेट कर दिया, नो। इसके लिए हमने कोशिश की, एक तो सर्विलेंस बढ़ाया, वाटर सेफ्टी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह प्रमोट किया, अवेयरनेस लेकर आए, लोगों में एजुकेट किया उनको गिनी वॉर्म डिसीज के बारे में, राइट। अब गिनी वॉर्म डिसीज होता है क्या है, नाउ इसे हम लोग ड्रैकिंगक्युलियासिस भी कहते हैं, और ये कॉज कराता है एक पैरासाइट। ओके, इट इज अ पैरासिटिक डिजीज। द पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। The worm larvae are carried by water fleas found in stagnant water in ponds, open wells या freshwater lakes. When someone drinks the contaminated water, the larva can invade their stomach and intestine. There is no drug to treat guinea worm. Now this is important, there is no drug and no vaccine to prevent guinea worm infection. इसलिए हमने जो किया है प्रिवेंशन से किया है हमने, ठीक है, क्लीन वाटर पहुंचाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, उसके बारे में एजुकेट कीजिए। अब ओनली 5 कंट्रीज रिमेन एंडेमिक, दैट इज माली, चड, साउथ सुडान, इथियोपिया, अंगोला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आया था उसने उसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है, और उसने बताया भी है यहाँ पर कि हम लोग ऑलमोस्ट वी आर नियरिंग द we are nearing the elimination. Okay, just a second, let me find that. WHO recorded only 6 cases of guinea worm in 2023. Nations like South Sudan and Mali, where disease was once more common, have made commendable
progress, although the fight continues in Chad एंड CAR, ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इनमें थोड़ी सी अभी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी साइकिल है किस तरीके से ये एंटर करता है। ठीक है, फिर ये ग्रो होता है अंदर जाकर, फिर आपको हेड एक, स्टोमक पेन और ये सब शुरू करता है। ठीक है, और फिर साइकिल इस तरह से कंटिन्यूस रहती है। अगेन बस उसके बारे में दो तीन बातें ही याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज पैरासिटिक डिजीज है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, ये वाटर स्पेशली कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। इसके लिए कोई ड्रग, कोई वैक्सीन नहीं है, और अब से 5 कंट्रीज आ गई हैं जहां पर ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। इंडिया ने इसको 1990s में ही एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो वर्ल्ड भी अब इसको एलिमिनेट कर ही देगा। सिमिलरली इसी के साथ हमने 2 दिन पहले भी ये न्यूज में था काला आजार, इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। काला आजार एलिमिनेशन टारगेट इन 2023 इंडिया ने अचीव कर लिया है, तो ये भी न्यूज में आ सकता है आपके एग्जाम में। इंडिया अचीव्स ए मेजर माइलस्टोन इन बैटल अगेंस्ट काला आजार विद लेस देन 1 रिपोर्टेड केस पर 10,000 पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल ब्लॉक्स इन 23। ओके, काफी रिडक्शन देखने को मिला है फ्रॉम 891 केसेस टू 3 डेथ इन 22 टू 595 केसेस आए हैं और जस्ट 4 डेथ। इस डिजीज के बारे में, काला आजार ब्लैक फीवर भी कहते हैं, इट इज ए क्रॉनिक एंड पोटेंशियली फेटल पैरासिटिक डिजीज। देखिए, ऊपर वाला भी हमारा क्या था, पैरासिटिक डिजीज, एंड दिस वन इज ऑल्सो दी पैरासिटिक डिजीज। कई बार देखिए ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा पैरासिटिक डिजीज है। जैसे लास्ट ईयर आपसे नॉक्टर्नल पूछा गया, कौन सा स्पीशीज नॉक्टर्नल है, राइट, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, दोनों ही पैरासिटिक डिजीज हैं इन द इंटरनल ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली in liver, spleen, bone marrow and lymph nodes. It is caused by the bites from female phlebotomine sandflies. Transmission, yes, it is transmitted by sandflies. अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलता था, बट अब हमने एलिमिनेट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू WHO, इफ द डिजीज इज नॉट ट्रीटेड, द फैटेलिटी रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन बी एज हाई एज 100% विद इन 2 years। सिम्टम्स क्या है काला आजार के, तो फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिक, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, स्प्लीन, नोड्स एटसेट्रा। डायग्नोज, द फर्स्ट ओरल ड्रग फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग काला आजार इज मिल्टाफोसिन। इसके लिए ड्रग है, बट उस वॉर्म डिजीज के लिए ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमने यहाँ से कर लिए, यही था हिंदू में था। आशा वर्कर्स के बारे में जान लेते हैं। सी देखिए, इनके अबाउट के बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेना, ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है ECS UPSC। ठीक है, वहां से ये अबाउट के बारे में आप खुद पढ़ लेना, रोल ऑफ आशा सेल्फ पढ़ लेना, इनका सिलेक्शन कैसे होता है वो जान लेना। मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है की फाइंडिंग थी, ये डाउन टू अर्थ में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, और यही चीज द हिंदू आपके साथ यहाँ पे कवर कर रहा है, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूँ। सी, फर्स्ट इनको जो फेस करना पड़ता है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। This is the first problem, caste discrimination. Many Asha recounted instances where they were discriminated against on basis of their caste. Asha workers were not allowed inside the homes of residents belonging to higher social caste. In some instances, they were permitted entry but denied a seat on the chair. Okay, एक तो ये घर घर जाती हैं काम करने, लोगों को अवेयर करने, पोलियो की वो डिस्ट्रीब्यूट करने, और जब घर जाती हैं तो इनके साथ होता क्या है, घर के अंदर एंट्री नहीं देते हैं रेसिडेंट्स इनको, एंट्री देते भी हैं तो बैठने के लिए सीट नहीं देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट की वजह से। एंड देन पीपल से कि रिजर्वेशन होना चाहिए इकोनॉमिक बेसिस पर, ठीक है, कास्ट बेसिस पर नहीं। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड डिसरिस्पेक्ट। Asha worker experienced derogatory comments and discriminatory behavior from community members when seen in public with men who were not their family members. These incidents also extended their interaction with male relatives of patients or counseling the male clients on reproductive health and family planning. Now see, एक गांव में अगर आशा वर्कर जाती है, वहां पर वो विमेन को की हेल्थ के रिगार्डिंग जाती है, बट वहां पर वो मैन को भी काउंसिल कर रही है, ठीक है, कि इसके ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके हैं, इसका शरीर कमजोर है, ये अब नहीं कर सकते, और बच्चे आप कंट्रोल कीजिए इस पे, तो वो मैन उसको एक अलग वे में लेगा, वो मजे में लेगा उसको, ठीक है। और ये काउंसलिंग जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरे और उसको एक डिसरिस्पेक्ट की नजर देखेंगे, बताओ कैसी बातें कर रही है औरत होके आदमी से। एटलीस्ट स्मॉल टाउन्स में, गाँव में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 2 डिस्क्रिमिनेशन हमें देखे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट। थर्ड, टॉक्सिक वर्क रिलेशनशिप बहुत ओवरबर्डन रहती हैं, उसके बाद भी पे आपको मिलता है 7,000, 9,000, 11,000। इसी वजह से महाराष्ट्र में इतनी सारी आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट पे थी। आशा वर्कर डिस्क्राइब देयर इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर्स, auxiliary nurse midwife and medical officer and hospital staff as unhealthy.
bordering on toxic. Instances of insensitivity and lack of support were common. नेक्स्ट इज उनके डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कंफ्लिक्ट होता है. बैलेंसिंग देयर वर्क एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफन लीड टू कंफ्लिक्ट एट होम, समटाइम एक्सटेंट ऑफ डिवोर्स थ्रेट. Many ASHA workers had to grapple with the pressure of fulfilling their familial duties while performing their demanding jobs. Next is the need for support and coping mechanism. The study suggests that the appropriate support and coping mechanism ASHA workers can better manage their stress. राइट. इन लोगों ने अभी जो महाराष्ट्र में भी हुआ था, तेलंगाना में भी हुआ था, वहां पर इन लोगों ने क्या डिमांड किया कि एक तो रिटायरमेंट के टाइम पर हमको एक लमसम बेनिफिट दिया जाए, ठीक है, आगे की फ्यूचर लाइफ के लिए. सिमिलरली हमें इंश्योरेंस दिया जाए, ठीक है, और हमारी सैलरी को थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो रखा जाए कि वो घर चलाने लायक हो, क्योंकि मोस्टली विलेज से या स्मॉल टाउन से आके काम करती हैं, रेंटल हाउस में भी रहना पड़ता है, बच्चों के एजुकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है. एक सरकारी ऑफिसर बनता है, उसको सारी फैसिलिटी मिलती है, बच्चों के एजुकेशन से लेके हेल्थ तक सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं. तो फिर इन आशा वर्कर्स के लिए क्यों नहीं? 7,000 11,000 में जिंदगी नहीं चल जाएगी उनकी महाराष्ट्र में. ओके, हाँ, फिर ये ऊपर आप पढ़ लेंगे उनके फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में, और ये क्वेश्चन 2012 में आया था, जो आप अटेम्प्ट करके अपना आंसर नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, तो ये द हिंदू एनालिसिस होता है. हम लोग चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, यहाँ पे क्या काम का है. ओके, तो एक्स रिवील्ड दिल्ली आस्क्ड इट टू ब्लॉक हैंडल्स मोस्ट प्रोफार्म प्रोटेस्ट. जो इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं उनको ब्लॉक करवाने के ऑर्डर्स दे दिए. दूसरा, इंडिया हिट टारगेट टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग काला आजार. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी काला आजार के बारे में. आगे चलते हैं. हाउ दिस टू एस्केलेट रेड सी स्ट्राइक यूजिंग सबमरीन वेपन्स. नाउ सी, अब ये नई और अपना जो अटैक है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं. पहले आपने ड्रोन्स यूज कर लिए, आपने मिसाइल लॉन्चर्स यूज कर लिए, रॉकेट लॉन्चर यूज कर लिए. नाउ दे आर थ्रेटनिंग टू यूज सबमरीन वेपन्स. ईरान बैक करता है हाउदी रेबल्स को, रेड सी में परेशान कर रखा है इन्होंने. सबमरीन वेपन्स इन कंटिन्यूड सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस इन द गाजा वॉर. Iran aligned Houthi militants in Yemen have launched repeated drone and missile strikes in the Red Sea, Bab al-Mandeb Strait and Gulf of Aden. पुतिन ने यहाँ पर ना एक न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर था, उसे फ्लाई किया है. तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा एक थ्रेट, एक सिग्नल दे रहे हैं वेस्ट को कि बंद कीजिए यूक्रेन को सपोर्ट करना, और मैंने जो टारगेट सेट किए थे, जो अभी हमने पिछले पेपर में डिस्कस किए, ठीक है, वो टारगेट अचीव करने दीजिए मुझे. ठीक है, तो ये रशिया किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि इस वक्त वो इतना एम्ब्रॉइल्ड हो गया है इस वॉर में कि वो निकल नहीं पा रहा है, और बेइज्जती अलग हुई है पूरी दुनिया में उसकी. ओके, अपने काम के आर्टिकल पे चलते हैं. यहाँ पर हमने ब्रह्मोस 19,000 करोड़ डील क्लियर्ड फॉर 200 ब्रह्मोस मिसाइल फॉर नेवी. नो जी, अभी तक हमने अपनी जो आर्मी वगैरह है और एयरफोर्स, उनके लिए ब्रह्मोस ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिए. अब हम लोग करना चाहते हैं नेवी के लिए, और ब्रह्मोस हमने बनाई है किसके साथ मिलके? रशिया के साथ. तो अगेन ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे हमें कोलैबोरेट करना है, हमें जॉइंट डेवलपमेंट करना है. ठीक है, हमें आपका कस्टमर नहीं बनना है, हमें सिर्फ आपके बने बनाए वेपन्स नहीं खरीदने हैं. और यही चीज हम यूएसए, इजराइल और फ्रांस से एक्सपेक्ट करते हैं. बट यूएसए ज्यादा एग्री करता नहीं है इंडिया की ऐसी डिमांड्स को. In a significant move, Cabinet Committee on Security accorded approval for procurement of more than 200 BrahMos supersonic cruise missile and associated equipment. The missile will largely be deployed on various warships to enhance overall combat capabilities. रेंज है इसकी 290 किलोमीटर. MTCR, जब हमने MTCR ज्वाइन किया ना, उसके बाद हमें परमिशन मिली कि अब हम इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने 290 ही रखनी थी, हमें बढ़ाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि हम एमटीसीआर के मेंबर नहीं थे, बट अब हम लोग मेंबर हैं तो हमें अब अलाउ है. राइट. Similarly, range of 290 kilometer and latest extended range variant of weapon with a range of around 450 किलोमीटर. स्पीड होती है इसकी 2.8 मैक, सुपरसोनिक है. ठीक है, फिलीपींस ने परचेज करने के लिए हमारे साथ डील साइन की है. तो अब वही है जो हमने टारगेट रखा है अपने सामने कि हमें $1 बिलियन तक का डिफेंस एक्सपोर्ट अचीव करना है. और फिलीपींस के अलावा अर्जेंटीना ने भी इसको परचेज करने में इंटरेस्ट दिखाया है. सिमिलरली वियतनाम ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि उसको साउथ चाइना सी में चाइना ने बहुत परेशान कर रखा है. कर्नाटका गवर्नमेंट स्टीलिंग फ्रॉम टेम्पल कलेक्शन. सी, यहाँ पे कर्नाटका ने कल एक कुछ गलत किया. उन्होंने एक लॉ पास किया है कि जिन टेम्पल्स में 1 करोड़ से ऊपर तक के डोनेशन आते हैं उनको 10% टैक्स देना होगा. तो फिर बीजेपी का कहना है कि ये नए जमाने का जिजिया लगा दिया है इन्होंने हिंदू टेम्पल पे. सी देखिए, एक गलती तो हुई है. टेम्पल क्यों, अगर लगाना है तो फिर सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे लगाइए.
राइट, सभी सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूट पे लगाइए। बट ये अलग से टैक्स लगाने से बेटर होता है कि जैसा पुराने जमाने में चलता था कि आपका टेम्पल से डोनेशन आ रहा है ना, तो वहां पे आसपास जो भी स्कूल हैं वो सब का मैनेजमेंट आप ही कीजिए फिर, ठीक है, उसमें डोनेट कीजिए। ये 10% टैक्स लगाने की बजाय वो बेटर होता है कि 10% आप सीधे उस आपके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो सरकारी स्कूल है उसमें आप डोनेट करेंगे, ताकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। पुराने जमाने में जब टेम्पल हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, तो उनका मेन गोल यही था कि गांव से जो रेवेन्यू आएगा वो टेम्पल को जाएगा, फिर टेम्पल ही मैनेज करेगा पूरा इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। रिमेंबर नालंदा के लिए 200 गांव का रेवेन्यू डोनेट किया था धर्मपाल ने, तो वो गलत तो किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। एनीवे, सैरोगेसी रूल चेंज, मैंने आपके साथ सैरोगेसी 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था इन एक्स्ट्रा, राइट, मैंने उसके नोट्स भी दिए थे आपको, आप में से कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर रूल्स चेंज किए गए। अब जब ये इन चीजों में रूल्स चेंज होते हैं ना, तब यूपीएससी आपको फंसाता है। पहले तो वो आपसे सरोगेसी का जो पूरा एक्ट है उससे रिलेटेड 2 पॉइंट डालेगा, और फिर तीसरा पॉइंट वो डाल देगा जो अभी चेंज हुआ होगा, और फिर हमें लगता है कि हम अपडेट नहीं थे तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप जिन कोचिंग मैगजीन रेफर कर रहे हैं वो इसको इतना ध्यान ना दें कि क्या चेंज हुआ है अभी लेटेस्ट। बट न्यूज़पेपर इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर की जगह कोई नहीं ले सकता आपकी प्रिपरेशन में। The center has modified the surrogacy rules again, allowing the egg or the sperm of a donor in case of medical condition of intending couple if they necessitate it. Okay, यहाँ पे allow किया गया है eggs or the sperm of a donor. The notification states that district medical board certifies that either husband or wife constituting the intending couple suffers from a medical condition necessitating use of donor gamete than surrogacy using डोनर गैमेट इज अलाउड। ठीक है, अब डोनर की गैमेट्स अलाउ कर दिए गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, एक विमेन जिसको इस एमआरके सिंड्रोम की बीमारी थी, ये एक जेनेटिक डिजीज हुआ करता था जो अफेक्ट करता है लेडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ठीक है, उसको अलाउ किया गया था दैट शी कैन अंडरगो ए सर्जरी विद ए डोनर एग। ठीक है, ये पहले अलाउ नहीं था, अब अलाउ किया गया है। The rule necessitating that both egg and the sperm come from the intending couple was introduced in 23। अभी तक आपको egg और sperm जो इंटेंडिंग कपल हैं उन्हीं से आना चाहिए थे। हालांकि उससे पहले 23 के रूल से पहले the rules allowed for donation of eggs but not the sperm। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैड वेलकम द डिसीजन दैट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ एग डिक्लाइन होने लगते हैं एक लेडी में विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। Sperm donation are hardly needed these days, with techniques where sperm can directly be taken from the testicles and injected directly into the egg. The rule change, however, is not applicable for widow or divorced women. Okay, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि ये जो रूल चेंज जरूर किए गए हैं, बट ये डिवोर्स वीमेन और विडो वीमेन को अलाउड नहीं है, सिर्फ उन कपल्स को अलाउड है। अब देखिए यहाँ पर जन आरोग्य योजना, यहाँ पर सरकार बहुत इसको प्रमोट करती है, बट गुजरात के जो हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का बकाया है जो सरकार ने हमें पे नहीं किया है। अगर सरकार पे नहीं करती है तो फिर हम लोग इस स्कीम के अंडर में पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे। सरकार गिराने बनाने से फुर्सत नहीं है तो कहां से करेंगे। एनीवे, चंडीगढ़ मेयर के जो इलेक्शन पे जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्टरल बॉन्ड पे जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उसने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा फेथ जगाया है लोगों के। ठीक है, तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को ये हाईलाइट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, इसलिए हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट ये 2 केस कहीं ना कहीं जुडिशरी में फिर से जो फेथ है, या जुडिशरी को जो कहा गया है कि यू आर दी प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके उसको अपहोल्ड किया है। सिमिलरली उन्होंने जब रिवर्सल किया था बिल्किस बानो केस में उनके बेल का, तब भी उसने दिखाया था कि नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट इतना कमजोर नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 2 और ऐसे केस हैं जिसके खिलाफ टफ स्टैंड लेना होगा। वन इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहेंगे, जगह जगह के जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने ही थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। बार बार क्यों चैलेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट ने सेटअप कर दिया था ना, ये एक्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है थोड़े दिन पहले ही। ठीक है, इसको दोबारा नहीं करूंगा। ऑलराइट, और दूसरा उमर खालिद, ठीक है, इनकी तो यार हियरिंग ही नहीं हो रही है। आई थिंक 3 साल हो चुके हैं इस लड़के को। तो ये 2 केस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ जल्दी दिखानी चाहिए। ये सब छोड़िए, वैसे भी ये शाजिया इल्मी हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी में थी, फिर उधर बीजेपी में चले गए। एमएसपी के बारे में हमने काफी पॉइंट्स जान चुके हैं। आई थिंक हम पिछले 3-4 डिस्कशन में एमएसपी पे हम अलग से 450+ सेशन भी कर चुके हैं। तो अगर सेम चीज ही बार बार रिपीट करेंगे तो फिर उन बच्चों का टोटल लॉस है जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं सेम चीज ही उन्हें बार बार सुनने में टाइम वेस्ट करना हो तो दैट इज टोटल वेस्ट ऑफ देयर टाइम।
Okay, let's move on. CERN scientists carry out laser cooling of positronium. ये क्या है? See, in a first, an international team of physicists from Anti-Hydrogen Experiment Gravity Interferometer Spectroscopy Collaboration has achieved a breakthrough by demonstrating the laser cooling positronium. ठीक है, अभी positronium होता क्या है? It comprise a bound electron and positron is a fundamental atomic system. तो ये पॉइंट पहले आपको याद रखना है। इसकी जो लाइफ है वो काफी शॉर्ट होती है। इट एनिलेट्स विद ए हाफ लाइफ ऑफ 142 नैनो सेकेंड। Its mass is twice the electron mass and enjoys the unique distinction of being a pure leptonic atom. The hydrogen-like system with half frequency for excitation makes it a great contender for attempting laser cooling and thereby performing tests of fundamental theories. Okay? आगे चलते हैं। इसमें कुछ काम का नहीं है। ये वो हाइडल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर ये न्यूज़ में आया, जहां पर सीबीआई ने रेड डाली थी। इसके बारे में से थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में जान लीजिए। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग कीर्थाई सेकंड अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट है और ये क्वार जो डाउनस्ट्रीम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4,287 करोड़। इट विल बी डेवलप्ड नियर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ रिवर चेनाब एंड सिंघड़ एंड बेला स्ट्रीम्स। किरू विलेज में किया जाएगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। इसकी डेडलाइन सेट की गई थी जनवरी 2025। 123 मीटर टॉल डैम बनाया जाएगा चेनाब रिवर से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, सो ये सिर्फ इनके करप्शन की वजह से न्यूज़ में था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें जानने की ज़रूरत हो। यहाँ पर करप्शन के एलिगेशंस हैं। ये टाउन का नाम याद रखिएगा, अद्विका। कभी इसको यूक्रेन कैप्चर कर लेता है, कभी इसको वापस से रशिया कैप्चर कर लेता है, तो ये न्यूज़ में रहता है। सिचुएशन ऑफ फार्मर्स काफी डिस्कस कर चुके हैं। द डिमांड फॉर गारंटीड एमएसपी हैज बीन ड्राइविंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। द डिबेट इज ओल्ड एंड ओनली द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ मच डीपर प्रॉब्लम। फार्मिंग इज ग्रॉसली अनरेम्यूनरेटिव फॉर मोस्ट इंडियंस। ठीक है, इस पे हम काफी सारी बातें कर चुके हैं पहले से। इनकी 12 डिमांड्स है उसके बारे में भी, और गवर्नमेंट के साथ इनके नेगोशिएशन चल रहे हैं। इसमें जो भी निकल के आएगा कल को, उस हिसाब से हम लोग फिर देखेंगे कि क्या हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है और क्या नहीं। यहाँ पे सीबीएसई ने बात की है ओपन बुक एग्जाम प्लान की, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। सी, ओपन बुक मतलब आपके सामने बुक भले ही होगी, लेकिन गोल ये है कि बच्चा रॉट लर्निंग की तरफ ना जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, वो एक क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप कर सके। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको बुक रख दी जाए एग्जाम में कि ये रही गांधी जी पे लिखी हुई बुक। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आज के कंटेक्स्ट में जो सिचुएशन है उसमें गांधी जी किस इशू पर क्या स्टैंड लेते। अब आप पढ़ सकते हो वहां पे कि गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या किया, बट क्या आप ये आंसर कर पाओगे कि आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो इशू चल रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स, इन पे गांधी जी का स्टैंड क्या होता? नहीं कर पाओगे। तो आपने गांधी जी के बारे में जो पढ़ा वो रटना नहीं था आपको कि गांधी जी ने कब क्या आंदोलन किया, क्यों किया, उसका असर क्या हुआ। रटो मत, उसको समझो कि गांधी जी ने किसी इशू पर स्टैंड लिया तो क्यों लिया। ओके, सॉल्ट था तो सॉल्ट ही क्यों चूज किया था डांडी मार्च के लिए। उसी तरीके से अगर आपके सामने बुक रख दी गई है, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सपोज 10th 12th की, आपके सामने बुक रखी है गांधी जी की, पढ़ लो, क्या चीटिंग करोगे इसमें से। क्वेश्चन ये है कि गांधी जी आज के कंटेक्स्ट में सीएए एक्ट आया हुआ है, राइट, इस पे गांधी जी क्या स्टैंड लेते। तो ऑब्वियसली बात है कि शायद वो मुस्लिम्स का साइड लेते इसमें कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी आ रही है, भले ही वो मुस्लिम्स का ही कोई सा एक सेक्ट हो या प्रॉपर कास्ट हो, उनको भी अलाउ करो रहना, राइट। उसी तरीके से शायद वो आज जो कैपिटलिज्म इतना हावी होता जा रहा है इंडिया में, ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स के लोन माफ जो हो रहे हैं, फार्मर्स की जो सुसाइड वगैरह हो रही है, इसके अगेंस्ट शायद वो कहते कि ये बहुत गलत हो रहा है, राइट। वो भी इस लोन वेवर के अगेंस्ट में शायद खड़े हो जाते। ठीक, वो भी शायद कहते कि आप लोगों ने ये मशीन्स पे ज्यादा डिपेंड होने की वजह से ही इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आज। ठीक, सब कुछ आप अगर मशीन से प्रोडक्शन करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, और वो तब भी कहते थे, आज भी यही कहते शायद। उस तरीके से वो आज शायद ये भी कहते हैं कि आपने ये जो कुछ सेक्टर्स को रिजर्व रखा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये पापड़ वगैरह बनाने की, पिकल बनाने की, ये चीजें, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आप फिर से रिजर्व करो और इनकी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग अलाउ करो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सके यहाँ पे, और इन गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे। ठीक है, मशीन के थ्रू नहीं बनाएंगे, आप हाथ से बनाइए।
राइट। तो ये चीजें ये कैसे आएंगी आपको, ये समझ के आएंगी। तो यही यूपीएस सीबीएसई यहाँ करने की कोशिश कर रहा है, ओपन बुक एग्जाम प्लान लेके आया। बुक्स आपके सामने हैं, रेफरेंस लेना है ले लो, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको कि आप वहां पे रॉट लर्निंग वाला नॉलेज यूज नहीं कर पाओगे। आपकी जो क्रिटिकल एबिलिटी आप डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ना, हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले कि इंजीनियर्स, ठीक है, ये नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में भी सक्सीड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनका कुरिकुलम कुछ इस तरीके का होता है कि वो एक क्रिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी को ज्यादा गेन करते हैं और वो फिर किसी भी सेक्टर में थ्राइव कर जाते हैं। राइट, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले कि एक इंजीनियरिंग सॉरी सर्विस इंजीनियरिंग करके हमें कोर्स लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है अगर आपको बच्चों में, तो रॉट लर्निंग से दूर ले जाने की जरूरत है उनको। ओके, उसी वही फोकस है बुक एग्जाम का। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम। ओके, बाकी के आई थिंक स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोग को न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छा लगता होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर एक्टिव रहिएगा। देन नेक्स्ट हमारी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। राइट, दैट विल गिव यू मल्टी मैनी मैनी टाइम्स रिटर्न इन द एग्जाम। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.